1 2 3 साउंड चेक। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आगे हैं गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने के लिए। दो एप्लीकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, एक तो इनफाइनाइट स्टेट वायर से और दूसरी प्लेन शीट से। इनफाइनाइट स्टेट वायर से जो हमने पढ़ी थी उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, उसका एक्सप्रेशन आता है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी पर सेंटीमीटर या पर मीटर पे कितना चार्ज फैला हुआ है, और आर क्या है, उस वायर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरा था प्लेन शीट वाला। प्लेन शीट क्या होता है, सिग्मा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या हो गया, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई है, ठीक है, यानी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पर मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज फैला हुआ है। ये दो एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके थे। अब एज पर एनसीईआरटी एक तीसरा डेरिवेशन है और इसमें हम 3 पार्ट करेंगे। जैसे यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो एक तो आउटसाइड द स्फीयर क्या लेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगला टॉपिक है अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, चलो मैं इसको आगे दोबारा स्टार्ट करता हूं। तो देखो एक आप स्फीयर मान लीजिए, जैसे मैंने ये मेरे लिए स्फीयर हो गया जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी इसके ऊपर कुछ चार्ज फैला हुआ है। तो लेट सम पॉजिटिव चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पे कुछ चार्ज फैला हुआ है, ठीक है जी। इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, और वो पॉइंट जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वो पॉइंट कहां है, लेट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है। तो अब हम इस प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, और गॉस थ्योरम के लिए अपन गॉसियन सरफेस का यूज करते हैं। तो जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट को लेके मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। ध्यान देना क्या ड्रॉ किया मैंने, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, सर्कल नहीं है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है, वो हमने ड्रॉ कर दिए। तो अब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स pass through spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface। इसके लिए आप क्या करो, सिंपल आप ऐसे करो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है कि नहीं होती है, और फाई का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया वो क्या होता है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर क्या होता है, देखो अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट की बात करता हूं, तो इस पॉइंट का मैंने ये एरिया ले लिया, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर क्या आ गया, इधर आउटवर्ड्स आ गया, सपड़ा हुआ आपका। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका पॉजिटिव चार्ज से जब निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज से निकल के ये आउटवर्ड जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे मिलेगा। यहां आपको साफ दिख रहा है कि इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 बन रहा है। तो यहाँ ई डॉट डी ए जो है, ई डॉट डी ए है वो ई ए और डी ए सॉरी ई डी ए कॉस थीटा बनेगा, और कॉस थीटा में थीटा कितना है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री होने से उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखो, ठीक है। और अब ये बन गया ई। अच्छा अब देखो ये जो पॉइंट है इस चार्ज से ये सारे पॉइंट जो स्फीयर के हैं यहाँ पे, ये सारे पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे होने से हर एक पॉइंट का जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या बनेगा, सेम बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बनेगा मतलब ई है वो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, डी ए बन गया, और cos 0 आपका 1 हो गया, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे डी ए क्या है, ये स्मॉल एरिया है। अब मैं डीए का इंटीग्रेशन करना मतलब क्या हुआ कि मैं सारे डी, ऐसे एक डी ना, ऐसे बहुत सारे डीए बन के ये आपका पूरा स्फीयर बन रहा है। तो अगर मैं डीए का इंटीग्रेशन करता हूं तो आपने पढ़ा है वो क्या आएगा, ए आएगा। ए मतलब इस स्फीयर का सरफेस एरिया वो कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस आर है स्मॉल वाली, ठीक है। तो यहां पे आप ई और इंटीग्रेशन ऑफ डीए, ए बन गया और 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक तरफ कर दिया, ई अलग कर दिया, और इधर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था ही, और साथ में अब क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको मैं बेस्ट प्रॉपर तरीके से लिखूंगा तो आपका एक जाना पहचाना फॉर्मूला बन जाएगा, और वो क्या बनेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का बन गया। अब आउटसाइड हो गया। दूसरा ऑन द सरफेस, जब मैं सेकंड पॉइंट की बात करूंगा, इसी के सेकंड पॉइंट की, ये तो हो गया आउटसाइड, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, ठीक है, ए लेते हैं इसको, और ये हो गया बी सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, ऑन द सरफेस। अगर ये पॉइंट का हो उस स्फीयर के सरफेस पे हो, सरफेस का मतलब क्या हो जाएगा,
कि जो रेडियस आर है, मतलब कैसे, अब इसी पॉइंट को उठा के अगर आप इसी पॉइंट उठा के आप यहां ले आते हो तो यहां ये तो आर हो गया और ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। तो इस पॉइंट पे आते ही आर इजिकल टू आर बन जाएगा। इस केस में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई, यानी ये तो हो गया आउटसाइड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू। अब कैपिटल आर आ जाएगा स्मॉल आर की जगह और ये बन जाएगा एक्सप्रेशन आपका ऑन द सरफेस। समझ में आ गया। तीसरा केस अपन यही डिस्कस कर लेते हैं, चलो आगे वाले पेज पे कर लेते हैं। अगर इनसाइड की बात करें, अब मान लो वो स्पेयर आपका दोबारा है, ये स्पेयर आपका दोबारा है और अब मैं इनसाइड की बात कर रहा हूं। तो इनसाइड की बात करना मतलब क्या हुआ, रेडियस तो से कैपिटल आ रही है, अब वो पॉइंट यहां आ गया, पी पॉइंट यहां आ गया, यानी डिस्टेंस तो सेंटर से काउंट होगी। तो स्मॉल आर अब क्या बन गया, कैपिटल आर से स्मॉल बन गया। दिख रहा है डायग्राम के हिसाब से क्या हुआ, जब मैं इनसाइड द सेल की बात करूंगा, इनसाइड द सेल की बात करूंगा, तो इस केस में आपका स्मॉल आर अब कैपिटल आर से छोटा है क्योंकि इनसाइड हो गया। अब चार्जेस कहां फैले हुए, चार्जेस इस स्फीयर के सरफेस पे फैले हुए, ठीक है जी, ये सरफेस पे फैल गए। अब यहां पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट को लेके अपन ने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हो कि जब गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई की क्या होता है, ई डॉट डी ए। अब याद करो ये जो फॉर्मूले के क्यू होता है वो कौन सा होता है, एनक्लोज्ड, कौन सा होता है, एनक्लोज्ड चार्ज। तो अब आप देखो इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सारा चार्ज सरफेस के बाहर है। तो यहां पे चार्ज एनक्लोज वैल्यू क्या आएगी, 0, और डिवाइड में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। अब 0 हो गया तो सीधी सी बात है कि यहां ये पूरी टर्म 0 हो गई, एरिया 0 नहीं है, एरिया 0 नहीं, अच्छा ऐसे कर लो इसको, ऐसे बस समझ लो, जैसे ये ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका मतलब दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दो चीजों का मल्टीप्लाई और रिजल्ट 0 कब आता है, जब उनमें से एक की वैल्यू 0 होती है। अब सरफेस तो आपने ड्रॉ की है तो उसका एरिया कुछ ना कुछ तो आएगा, तो फिर बचा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड बचा। तो अगर दो वैल्यूज का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो इनमें से एक वैल्यू कोई ना कोई 0 होगी, और यहां पे साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा, यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया मेरा, 0 हो गया। अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं किसके बीच में, आर डिस्टेंस और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं यही एक बार आपको थोड़ा सा ज्यादा तो समझ में आए, तो मैंने एक स्पेयर ले लिया है। अब ये दिख रहा है, ये स्पेयर कुछ मैंने ऐसे लिया है कि इसका जो ओरिजिन है वो इसका सेंटर है, जो इसका ओरिजिन है वो क्या है, इसका सेंटर है, ठीक है। इसका मतलब यहां से ये डिस्टेंस जो आर है वो किसके बराबर है, इसकी रेडियस के बराबर है, ठीक है। अभी आप डेरिवेशन किया है कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 बनेगा, यानी जब तक आप स्पेयर के अंदर हैं, यहां से अगर स्टार्ट करते हो 0 से और r इजिकल टू r तक पहुंचते हो, तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। पर जैसे r इजिकल टू r पहुंच गए, मतलब आप कहां पहुंच गए, ऑन द सरफेस। जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया और k q अपॉन r स्क्वायर बन गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा आपका कहां पहुंच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा कहां पहुंच गया। मान लो ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, सीधा ही यहां से कहां पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। अब क्या है, आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड आपको दिख रहा है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो डिस्टेंस से कैसे बन रहा है, डिस्टेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनवर्सली बन रहा है। यहां देखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड बन रहा है वो डिस्टेंस के इनवर्सली बन रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। और आपने पढ़ रखा है इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, सॉरी हाइपरबोलिक होता है। तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अब डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और इनफिनिटी पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो यहां आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्सली फॉलो हो रहा है, अंदर 0 हो गया, ऑन द सरफेस आपकी ये वैल्यू आती है, यानी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलिए ये डेरिवेशन अपने पूरे हुए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो एक बार आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। तो देखो आप ऐसा करो, एक सेल ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये सेल ड्रॉ कर लिया और जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस r है, लाइन बड़ी हो गई, जिसकी रेडियस आपकी r है,
ये कह रहा है चार्ज स्फेरिकल सेल और रेडियस r इज e, कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2, 3r/2 कितना हो गया 1.5r, 3r/2 कितना हो गया भाई 1.5r हो गया, मतलब r का 1.5 गुना, तो ये भाज्य हुआ, तो ये 1.5r मान लो, यानी 3r/, जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है e है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r/2, अब r/2 का हुआ अंदर ही तो हुआ, ये डिस्टेंस कौन सी है r/2, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तभी आपने पढ़ा है कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0 होता है, तो ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी दिस एंड दिस प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। तो आप ऐसा करो, दो लाइन ड्रॉ कर लो फटाफट। तो ये देखो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली और एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, ये दो लाइन हो गई, ठीक है। और एक पे चार्ज है पॉजिटिव, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या है पॉजिटिव, इसलिए उसकी पॉजिटिव लैम्डा डेंसिटी है, और दूसरी कौन सी है नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नेगेटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी उसके ऊपर है, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन 2r है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2r है, ये 2r हो गया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द लाइन ऑफ टू लाइन चार्जेस, तो इसका मिडवे कौन सा हुआ, ये मिडवे लेते हैं, जो यहां से कितना होगा r होगा और यहां से कितना होगा r होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, जो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है तो उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। ये नेगेटिव चार्ज वाला है, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है इनवर्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस लैम्डा वाले से बना। फिर ये है पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव से बनती है आउटवर्ड्स, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दो बन रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के अलोंग बन रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बनते तो इनको अपन कैंसिल कर सकते थे और आंसर 0 आ सकता था, पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन बन रहे हैं, तो दोनों मिलके सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, सेम डायरेक्शन बना रहे हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो एक्चुअल में क्या बन रहा है, दोनों का सम कर दो, प्लस लैम्डा और इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। क्योंकि आपने पढ़ रखा है अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा 0 होता है तो आप वहां पे सिंपल एडिशन परफॉर्म कर सकते हो, आपको पैरेललोग्राम लो लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लग चुका है वहां पे। तो यहां कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन वायर क्या होता है, याद करो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, प्लस दूसरा क्या होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर मतलब यहां पे कैपिटल कर दो, ये कैपिटल आर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हाफ प्लस हाफ फुल कर दो, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया फुल, तो हो जाएगा आपका ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को मैंने ऐड किया और आंसर ये आ गया, इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी नीट 2007 में आया हुआ है। इफ ए होलो सिलेंडर हैज ए चार्ज q कूलम्ब विद इन इट, ये कह रहा है इसके अंदर एक q चार्ज है, अंदर कितना है q चार्ज है, और एसोसिएट विद द कर्व सरफेस b, इफ phi इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएट विद द सरफेस कर्व सरफेस b, देखो तीन सरफेस है, तो टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है, देखो टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है वो फ्लक्स पास काउंट किससे होगा, a से प्लस b से प्लस c से, ठीक है। अब देखो a और c जो है, a और c का एरिया बराबर है, तो इनसे जो निकलने वाला फ्लक्स है वो बराबर रहेगा, इनसे जो निकलने वाला फ्लक्स है वो क्या रहेगा आपका बराबर रहेगा, यानी फ्लक्स एट ए इज इक्वल टू फ्लक्स एट बी, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, फ्लक्स क्या दे, इसको फ्लक्स डैश कर दो, फ्लक्स डैश कर दो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है बता रहा हूं अभी आपको। तो इसको तो आपने क्या मान लिया 5 डैश, तो ये हो गया 2 5 डैश, ये हो गया 2 5 डैश, ये हो गया 5 टोटल, ये क्या हो गया 5 टोटल। और अब B से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ phi इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएट विद द कर्व सरफेस B, द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस A इन यूनिट। तो अब यहां पे क्या हो गया, ये इसका phi है, तो हमने phi सिंबल के इसके लिए यूज करना है, B के लिए हमें केवल phi सिंबल यूज करना है, तो ये फ्लक्स phi आ गया, ठीक है। आगे समझ में। अब हमसे क्या पूछा है, देखो इधर आ जाओ, हमसे पूछा है कि इस 5 डैश की वैल्यू बताओ। 5 डैश कौन सा है, जो A और C से, सॉरी यहां पे C करो, A और C से जो पास हो रहा है, A और C से जो पास हो रहा है, यानी A की बात कर रहा है, तो यहां क्या करोगे आप 5 टोटल, ठीक है, माइनस 5 इज इक्वल टू क्या बच गया 2 5 डैश।
अब क्या करना है, देखो फाई टोटल क्या हो गया, टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, टोटल फ्लक्स डिपेंड करता है कितना चार्ज है और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम आपको यूज करना है। तो इसकी वैल्यू हो गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 हो गया। अब यहां से ये 2 जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में लेके आ जाओ, तो ये 1/2 हो गया। ये आपका आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कह रहा है होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली नीट 2019 का आया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो देखो इसका आंसर अभी इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में अंदर जीरो बाहर इनवर्सली, ठीक है। तो अब इस बात को मैच करते हुए ऑप्शन कौन सा है वो देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, जीरो एज r इंक्रीज फ्रॉम r टू r, डिक्रीज एज r इंक्रीज फ्रॉम r टू r। तो पहले तो जीरो रहेगा, जब r लेस देन r है तब तक तो r बढ़ेगा तो जीरो रहेगा, तो जीरो ही आंसर रहेगा। और r के बाद फिर r बढ़ेगा तो ये इंक्रीज नहीं होगा, फिर अगर डिक्रीज एज r इंक्रीज, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है ये कि अंदर, यानी जब तक स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, मतलब इनसाइड द सेल है, तब तक तो जीरो रहेगा, और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा एज r इंक्रीज। हाँ सही है, सही, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट आपका जाएगा, वो जो डायग्राम मैंने ग्राफ बनाया उस ग्राफ से ये क्वेश्चन सीधा आया हुआ है, और वहां से आप समझ गए कैसे होने वाला है। अब एक सीबीएसई वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कह रहा है टू लॉन्ग straight wire 1 and 2 are kept as shown in figure. The linear charge density of the two wires is lambda 1 lambda 2. Find the net force experienced by